नीलवाना से खबर है, जहां संदिग्ध हालत में एक व्यक्ति का शव मिला है। हरि प्रसाद के रूप में उस मृतक की पहचान हुई है और सूचना मिलने पर फिलहाल टीम मौके पर पहुंची है। पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। शव को लाडनू अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया गया है। ये लाडनू के रोडू गांव का मामला बताया जा रहा है। तो ये पूरा मामला जो है वो सामने आया है। हालांकि मृतक की शिनाख्त हो चुकी है। संदिग्ध हालत में एक व्यक्ति का शव मिला है। हरि प्रसाद के रूप में मृतक की पहचान हुई है। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस और एफएसएल की टीम पहुंची है और फिलहाल अस्पताल की मॉर्चरी में शव को रखवा दिया गया है। तो किन परिस्थितियों में कैसे वो शव मिला, क्या हत्या हुई या कोई और दूसरा कारण है, इसके पीछे की जांच फिलहाल की जाएगी और इसीलिए मौके पर पुलिस और एफएसएल की टीम भी पहुंच चुकी है, जो कि इस मामले की जांच में जुट रही है। तो फिलहाल ये पूरा मामला सामने आया है, जहां संदिग्ध हालत में एक व्यक्ति का शव मिला है। हरि प्रसाद के रूप में पहचान हो चुकी है, शिनाख्त हो चुकी है, लेकिन जानकारी मिलने पर पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची है। शव आखिर यहां कैसे पहुंचा या इसके पीछे कारण क्या है, कैसे उस व्यक्ति की मौत हुई है, क्या हत्या की गई है या कोई और दूसरा कारण है, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि इस वक्त टीम के सामने हैं और इनका जवाब जो कि टीम भी जानना चाहेगी। लेकिन फिलहाल इस मामले को लेकर के पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंच चुकी है, जो कि जांच में आगे बढ़ रही है। कोशिश की जा रही है कि हर एक पहलू पर इसमें जानकारी जुटाई जा सके। वहीं खबर बूंदी से है, जहां बथवाड़ा गांव में एक व्यक्ति का शव मिला है। हालांकि शव पर किसी तरह के चोट के निशान नहीं हैं। परिजनों ने पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया है। तो शव पर चोट के निशान नहीं मिले हैं और परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया है। बथवाड़ा गांव में एक व्यक्ति का शव मिला है और शव पर नहीं मिले चोट के निशान। परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया है। तो बथवाड़ा गांव में एक व्यक्ति का शव मिला है और शव पर चोट के निशान नहीं मिले हैं और इसी को लेकर के अब कई तरीके के संकेत भी मिल रहे हैं, क्योंकि शव पर कोई चोट के निशान नहीं हैं। अब सवाल ये कि आखिर, क्योंकि परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इस मामले में इनकार कर दिया है। बांसवाड़ा से खबर है, जहां ससुराल से बेटी को लेने गए पिता की हत्या कर दी गई और अनंतपुरी थाना क्षेत्र के बरझड़िया निवासी सामजी की हत्या की गई है। बेटी मनीषा का अर्थूना थाना के सारमण में ससुराल है। मृतक का शव अर्थूना के दवेला में बेटी के ससुराल में रखा गया है। तो बांसवाड़ा से खबर, जहां ससुराल से बेटी को लेने गए पिता की इस दौरान मौत हो गई है और आरोप लगाया जा रहा है कि ये हत्या की गई है। वहीं झुंझुनू जिले में रामेश्वर वाल्मीकि की हत्या के मामले में वाल्मीकि समाज में अब आक्रोश है, जिसका असर धौलपुर में भी देखा जा रहा है। इस मामले को लेकर वाल्मीकि समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन किया। समाज को लोगों ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम ज्ञापन देकर दोषियों को फांसी की सजा और परिवार को मुआवजा दिलाने की मांग की है। वाल्मीकि समाज के अध्यक्ष मोहनलाल थनवार ने बताया कि झुंझुनू जिले के बलौदा गांव में दबंग शराब माफियाओं ने युवक रामेश्वर की पीट कर हत्या कर दी थी। आरोपियों की हैवानियत का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। उन्होंने कहा कि रामेश्वर वाल्मीकि के साथ हुई घटना से मानवता कलंकित हुई है। वाल्मीकि और दलित समाज के लोग लगातार निशाने पर बनाए जा रहे हैं। भीलवाड़ा अतिरिक्त मुख्य सेशन कोर्ट में विचाराधीन कैदी ने मजिस्ट्रेट पर चप्पल से हमला कर दिया। आरोपी को चोरी के केस में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था। इस दौरान कैदी आक्रोशित हो गया और चप्पल से हमला कर दिया, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कोतवाली थाना पुलिस ने आरोपी कैदी इस्माइल खान को गिरफ्तार कर लिया है। श्रीगंगानगर पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्कर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने तस्कर आकाश उर्फ बिल्ला की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाकर उसे जमींदोज कर दिया है। श्रीगंगानगर के जवाहर नगर थाना क्षेत्र के छजरिया मोहल्ले में
ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तस्कर ने ये मकान सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर बनाया हुआ था, जिसका इस्तेमाल आरोपी मादक पदार्थों की खरीद फरोख्त में कर रहा था। कार्रवाई के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी मात्रा में पुलिस बल को तैनात किया गया। आईपीएस बी आदित्य ने बताया कि नशे के खिलाफ राज्य सरकार लगातार अभियान चला रही है और इस तरह की कार्रवाइयां अब आगे भी जारी रहेंगी। एक आकाश उर्फ बिल्ला नाम का एक तस्कर है, जिसके खिलाफ करीब 3 मुकदमे दर्ज है। ये साल में भी मुकदमा है। तो उसने एसएसबी रोड पे एक मकान बना रखा है। एक करीब 1 करोड़ कीमत की एक कमर्शियल स्पेस में उसने कमरा बना के वहाँ पे वो लोगों को बिठा के नशा पिलाता है। तो इसको टैकल करने के लिए एसपी सर के निर्देश अनुसार हमने नगर परिषद से बात करके ये जो इंक्रोचमेंट उन्होंने किया है इसको तोड़ना आज हुआ है और ऐसे ही कार्रवाई आगे भी करते रहेंगे। ये करीब 20 बाय 50 का जगह है और सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि यहाँ पे वो स्टोर भी करता था और यहाँ पे लोगों को बिठा के पिलाता था। तो ये बहुत ज़रूरी था इसको यहाँ से हटाने का। और खबर बूंदी से है, जहां पुलिस के हमला करने के मामले में आरोपी का पुलिस ने जुलूस निकाला और पुलिस के मुताबिक हार्डकोर अपराधी पर हत्या की प्रयास, धोखाधड़ी, वन विभाग की भूमि पर कब्जा करने और अवैध खनन सहित कई मामले दर्ज हैं। वहीं पुलिस के मुताबिक जुलूस निकालने के पीछे का मकसद आरोपी की ओर से पैदा की गई दहशत को खत्म करना है। हिंडोली पुलिस भारी जाब्ते के साथ आरोपी को हथकड़ी पहनाते हुए पूरे गाँव में घुमाती हुई नजर आई। हर गली में आरोपी को घुमाया गया। आपको बता दें कि कोटा पुलिस की टीम 5 दिन पहले बासनी के जंगल में रह रहे अपराधी रामराज मीणा को गिरफ्तार करने आई थी। आरोपी और उसके परिवार के लोगों ने पुलिस को आते देखा तो पत्थरों की बौछार कर दी। कुछ लोग हथियार लेकर आ गए और पुलिसकर्मियों पर हमला करने लगे। घटना में हिंडोली पुलिस का कांस्टेबल नरपत सिंह घायल हो गए। आरोपी के खिलाफ 10 संगीन मामले अलग अलग थाने में दर्ज हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के इंग्लिश मीडियम स्कूलों को बंद करने के बयान का विरोध शुरू हो चुका है। बयान को लेकर छात्र संगठन एसएफआई ने आंदोलन शुरू किया और झुंझुनू में एसएफआई के प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज गुर्जर और जिलाध्यक्ष अनीश घायल के नेतृत्व में एसएफआई कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। साथ ही एसएफआई कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। इस मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज गुर्जर ने कहा कि स्कूलों के भवन बनाने का काम हो या फिर टेबल कुर्सी की व्यवस्था करने की बात हो, ये सब काम सरकार का है। उन्होंने कहा कि गरीब तबके के विद्यार्थी को स्तरीय शिक्षा इंग्लिश मीडियम स्कूलों की तर्ज पर मिले, ये सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए। छात्र संगठन एसएफआई ने प्रदेश के अंदर जब से नई सरकार बनी है, बनने के बाद राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने बयान दिया कि हम इंग्लिश मीडियम स्कूलों को बंद करवाएंगे और बंद भी इसलिए करवाएंगे क्योंकि उनके अंदर व्यवस्था नहीं है। हमारी सरकार से मांग है कि ये सरकार का काम है कि स्कूलों के अंदर टेबल कुर्सी लगवाना, स्कूलों के भवन बनवाना, स्कूलों की व्यवस्थाओं को सुधारना। राजस्थान के कुछ स्कूल ऐसे भी हैं इंग्लिश मीडियम जिनके अंदर 50 सीटें हैं लेकिन आवेदन वहाँ 500 आते हैं। एक IAS का बेटा भी इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर पढ़ता है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि गरीब तबके का जो विद्यार्थी है, जो मोटी फीस देकर इंग्लिश मीडियम स्कूलों के अंदर नहीं पढ़ा सकता लेकिन वो सरकारी अंग्रेजी माध्यमों के अंदर शिक्षा दिला सकता है, हम सरकार से निवेदन करते हैं कि स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को, वहाँ की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से सुदृढ़ करके, मजबूत करके उनको सुचारू रूप से शुरू किया जाए। कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि जैसे कि भाजपा सरकार के शिक्षा मंत्री जी बयान दे रहे हैं कि आने वाले समय में जो महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हैं उनको बंद किया जाएगा। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि अगर आप नए विद्यालय खोल ही नहीं सकते तो पुरानी सरकार ने जो चालू किए हैं, जो शिक्षा की एक मुहिम चालू की है, उसको बंद करने का काम कम से कम ना करें। ये सरकार, बीजेपी सरकार हमेशा से शिक्षा के विरोधी सरकार रही है, क्योंकि अगर ये जानती है अगर आम विद्यार्थी, गरीब तबके का विद्यार्थी पढ़ लिख के जाएगा तो इनसे अपने रोजगार के सवाल पे, अपने शिक्षा के सवाल पे इनसे सवाल जवाब करेगा, जो इनके पास जुमलों के अलावा कुछ नहीं है। इसलिए मैं ये मांग करता हूँ कि जो छात्र संगठन एसएफआई ये मांग करती है केंद्र की बीजेपी सरकार से और राज्य की बीजेपी सरकार से कि आने वाले समय में इन विद्यालयों को बंद ना करके इनमें शिक्षा को सुचारू रूप से चालू किया जाए। हनुमानगढ़ टाउन के चोहिला वाली गांव में रात के वक्त घर के बाहर खड़े एक शख्स की गोली मार दी गई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को परिजन जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक इलाज के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया।
घटना की जानकारी पर टाउन थाना अधिकारी ने घटनास्थल का जायजा लिया और एफएसएल टीम ने मौके पर पहुंचकर सबूत इकट्ठा किए। थानाधिकारी रामचंद्र कस्बा के मुताबिक चोहिलावाली गांव में घर के बाहर खड़े मक्खन सिंह नाम के शख्स को गोली मारी गई। अज्ञात व्यक्ति ने पैर में गोली मार दी, जिससे गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। बांसवाड़ा शहर के एक नामी ब्रांड के मॉल में फंगस लगी चॉकलेट मिलने के बाद ग्राहक की शिकायत पर एक्शन हुआ है। चिकित्सा विभाग और जिला प्रशासन की टीम ने मॉल में जाकर चॉकलेट सहित अन्य खाद्य पदार्थों का नमूना लिया और एक व्यक्ति ने इस स्टोर से चॉकलेट खरीदी थी, जिसमें काफ़ी फफूंद लगी हुई थी और खाने योग्य नहीं थी, जिसको लेकर चिकित्सा विभाग में शिकायत की गई थी। जिसके बाद खाद्य विभाग द्वारा चॉकलेट सहित अन्य सामग्रियों का सैंपल लिया गया। इसके साथ ही विभाग ने अन्य दुकानों पर भी खाद्य सामग्रियों का सैंपल लिया और उसकी जांच के लिए भेजा गया है। झालावाड़ के गागरोन मार्ग पर स्थित आहू और काली सिंध नदियों पर आखिरकार हाई लेवल ब्रिज का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और इस परियोजना के पूरा हो जाने के बाद पर्यटकों और स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिल पाएगी। हाई लेवल ब्रिज का निर्माण पूरा हो जाने के बाद बारिश के मौसम में भी गागरोन दुर्ग को निहारने का सभी लोगों का सपना पूरा हो जाएगा। आपको बता दें कि झालावाड़ के प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा हामिदुद्दीन चिश्ती की दरगाह विश्व विरासत गागरोन जल दुर्ग और मुकुंदरा हिल्स टाइगर परियोजना तक पहुंचने के लिए झालावाड़ शहर और गागरोन के बीच स्थित आहू और काली सिंध नदी को पार करना पड़ता है, जो ज़रा सी बारिश में उफान पर आ जाती है, जिसके चलते यहां कई दिनों तक रास्ता बंद रहता है। लेकिन फिलहाल इस काम से लोगों के लिए राहत मिलने वाली है। प्रचंड गर्मी राजस्थान में हर रोज नए रिकॉर्ड बना रही है और मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटे के दौरान गर्मी और बढ़ सकती है। तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। गर्मी और लू को लेकर जयपुर के मौसम विज्ञान केंद्र ने अलर्ट जारी किया है। लोगों को घर में रहने की सलाह दी गई है। रविवार को राजस्थान में जबरदस्त गर्मी रही। फलौदी में लगातार दूसरे दिन का पारा 50 डिग्री सेल्सियस के पार हुआ और बीकानेर में कल सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। दिन का अधिकतम तापमान 48.6 डिग्री सेल्सियस रहा। ये बीकानेर में साल 2016 के बाद मई का सर्वाधिक तापमान दर्ज हुआ है। 19 मई 2016 में बीकानेर का अधिकतम तापमान 49.5 डिग्री सेल्सियस रहा था। राजस्थान के ज्यादातर जिलों का तापमान 45 डिग्री से पार रहा है। तो ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर अजमेर में भीषण गर्मी पड़ रही है, वहीं शरबत नगरी में भी पारा हाई हो चुका है। लगातार बढ़ते तापमान की वजह से बीमार लोगों की अस्पतालों में लाइन लगी है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक हीट स्ट्रोक से अब तक केवल एक व्यक्ति की मौत होनी बताई जा रही है। चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर प्रदेश में हीट वेव प्रबंधन और मौसमी बीमारियों को लेकर आज और कल उच्च स्तरीय बैठक में समीक्षा करेंगे। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की आयोजित होने वाली बैठक में राज्य स्तर के साथ ही जोन स्तर के अधिकारी भी इसमें हिस्सा लेंगे। इस बैठक में हीट वेव प्रबंधन, मौसमी बीमारियों के संबंध में की गई तैयारियों और गतिविधियों की जानकारी दी जाएगी। इसी तरह 28 मई को चिकित्सा शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग ने दावा किया कि चिकित्सा संस्थानों में आने वाले सभी रोगियों को सभी परिस्थितियों में बेहतर इलाज उपलब्ध करवाया जा रहा है। राजस्थान में इन दिनों भीषण गर्मी का दौर जारी है। आम लोगों के साथ साथ अब जंगली जानवरों पर भी गर्मी कहर ढाने लगी है। बूंदी के रामगढ़ अभ्यारण्य में हीट स्ट्रोक के चलते 10 मोरों की मौत हो गई है। 10 मोरों की मौत से प्रशासन में हड़कंप मच चुका है। सूचना पर पहुंचे वन विभाग के अधिकारियों ने डॉक्टरों की मौजूदगी में मोर का पोस्टमार्टम करवाया है, जहां डॉक्टरों ने भीषण गर्मी के चलते मोर की मौत की पुष्टि की है। पोस्टमार्टम के बाद मोरों के शव को दफना दिया गया। मोरों में 5 नर और 5 मादा शामिल हैं, जिनकी मौत हो चुकी है। जैसलमेर सिटी में भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल का एक जवान रविवार को शहीद हो गया। सीमा सुरक्षा बल के इस जवान की शहीद होने का कारण भीषण गर्मी बताई जा रही है। शहीद जवान को गार्ड ऑफ ऑनर देकर और पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। आपको बता दें कि इन दिनों बॉर्डर पर
तापमान 55 डिग्री के पार हो गया है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक 173वीं वाहिनी सीमा सुरक्षा बल में तैनात कांस्टेबल अजय कुमार पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। प्रदेश में भीषण गर्मी का सितम लगातार जारी है और बढ़ते तापमान और हीट वेव के चलते प्रदेश के अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसको लेकर हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तमाम उच्च अधिकारियों को अस्पतालों के निरीक्षण के आदेश दिए। इसी के तहत चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने जयपुरिया अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान शुभ्रा सिंह ने अस्पताल के प्रशासन को हीट वेव को लेकर के निर्देश भी दिए हैं। खबर राजसमंद से, जहां प्रशासन के एक फैसले ने मजदूरों को बड़ी राहत दी है। राजसमंद में प्रचंड गर्मी को देखते हुए मनरेगा श्रमिकों के लिए समय परिवर्तन किया गया है। मनरेगा मजदूरों को पहले सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक करना पड़ता था और प्रचंड गर्मी के कारण श्रमिकों का समय बदलकर सुबह 5:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे कर दिया गया है। प्रशासन के इस फैसले से मजदूर काफ़ी खुश हैं और श्रमिकों ने प्रशासन का आभार व्यक्त किया है। वहीं जयपुर में पानी की समस्या को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। जोटवाड़ा के सीता विहार, श्री नारायण नगर, दीपनगर समेत कई ऐसे इलाके हैं जहां 2 महीने से पानी नहीं आ रहा है और आप समझ सकते हैं कि भीषण गर्मी के वक्त कॉलोनियों में पानी की सप्लाई जब बाधित होती है तो लोगों में गुस्सा बढ़ता है। और पूरे प्रदेश के अंदर गर्मी का भीषण दौर जारी है। इसका सबसे ज्यादा असर पश्चिमी जिले बाड़मेर में देखने को मिल रहा है, जहां पर पिछले 4 दिनों से तापमान 49 डिग्री के आसपास तक पहुंच चुका है। अब चिकित्सा विभाग ने हीट स्ट्रोक और गर्मी से पीड़ित मरीजों के लिए विशेष तैयारी के निर्देश दिए हैं। नौतपा में हर जीव गर्मी और हीट वेव से तप रहा है, चाहे इंसान हो या फिर जानवर। हर कोई ये मान रहा है कि जल्द ही इस गर्मी से निजात मिले, लेकिन यही नौतपा खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। रोहिणी के प्रारंभिक 9 दिन बहुत गर्म होते हैं और इन 9 दिनों में तपिश और लू चलने से बारिश पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। वहीं नौतपा के दरमियान खेतों में जहरीले जीव जंतु और कीड़े खत्म हो जाते हैं। भीषण गर्मी का दौर जारी है। पूरे प्रदेश में नौतपा शुरू हो गया है। नौतपा वो 9 दिन होते हैं जिस दिन भयंकर गर्मी पड़ती है। इसके बारे में मारवाड़ी में एक कहावत है, दोए मूसा दोए कातरा, दोए टिड्डी दोए ताव, दोयारी बारी जल हरे, दोए बिसर दोए बाव। यानी इसके बारे में कहा जाता है कि जब नौतपा पड़ता है तो इसमें गर्मी से भले ही लोग परेशान होते हैं, लेकिन किसान के लिए और खेती के लिए नौतपा काफी फायदेमंद साबित होता है। कैसे साबित होता है और किस तरह से किसानों को इसका लाभ मिलता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कृषि विभाग के जॉइंट निदेशक, जिनसे बात करते हैं कि क्या है इसका पूरा नौतपा का जो सिस्टम होता है, कैसे उससे किसानों को लाभ मिलता है। सर, ये नौतपा कैसे काम करता है, इसका लाभ किसानों को कैसे मिलता है? नमस्कार। जैसा कि हम देख रहे हैं कि अभी पूरे राज्य में बहुत गर्मी पड़ रही है। नौतपा का एक इंडिकेशन है कि अब से शुरुआत हुई गर्मी, 9 दिनों तक अच्छी गर्मी, भीषण गर्मी पड़ेगी। ये आम जनता के लिए तो काफी मतलब हानिकारक है, कष्टदायक है। लेकिन कृषि की अगर तरफ अपन देखते हैं तो जो किसान भाइयों के जो खेत है इस समय बड़े तप रहे हैं वो, और इन खेतों से ही किसान की जीवनी जुड़ी हुई है। इस समय खेती की खेत में जो कीड़े होते हैं या चूहे होते हैं या कातरा होता है या पुरानी फसलों के अंदर पुरानी फसलों के जो बीज है या खरपतवारों के बीज हैं उनके अंश है, या पुरानी फसलों में कुछ कीड़ों ने जो अंडे दिए थे या उनके जो प्यूपा है, ये सब अभी उस जमीन के अंदर, उस मिट्टी के अंदर है। ये जो भीषण गर्मी है इससे इनको इनकी जो प्रजनन क्षमता है, इनकी जो आगे जीवनी है, जो हानिकारक कीट है, ये सब खत्म हो जाएगी। और आने वाले समय में जब खरीफ में जब बरसात होगी और जब फसल की बुवाई होगी तो ये जितने भी कीड़े, इंसेक्ट और जो कातरा या चूहा, ये सब कम हो जाएंगे और फसलों के लिए दूसरा किसी प्रकार का नुकसान पैदा नहीं करेंगे। इसके लिए विभाग द्वारा सभी किसान भाइयों से अनुरोध किया जाता है
कि अपने खेतों की अभी गहरी जुताई करें। तो जो आपके जमीन के अंदर जितने भी कीट हैं, उनके लार्वा हैं, उनके प्यूपा हैं, जो भी सुषुप्त अवस्था में है, जो बरसात का इंतजार करके अगली फसल के ऊपर नुकसान करेंगे, वो अभी इस भीषण गर्मी में अगर अपन जुताई कर देते हैं खेत की गहरी, तो वो सब खत्म हो जाएगा। आने वाले समय में आपको जो अलग से खर्चा करना पड़ेगा दवाइयों के ऊपर, जुताई के ऊपर, वो सब कम हो जाएगा। तो ये जो नौ तपा है, ये कहीं ना कहीं हमारे कृषि के लिए तो काफी लाभदायक है, अगर किसान इसको समझ के गहरी जुताई करके उपयोग करता है तो। सर, अभी आपने जो बात कही उसमें आपने बताया कि जो जहरीले जो जीव जंतु है या कातरा है या चूहे हैं या कीट पतंगे हैं, वो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन अगर ये नौतपा में भीषण गर्मी पड़ेगी तो वो खत्म हो जाएंगे। तो उस जो ये कैसे नुकसान पहुंचाते थे फसल का, अगर नौतपा नहीं होता तो किस तरह से फसल को नुकसान पहुंचा सकते थे ये? देखिए, सभी फसलों के अंदर सभी प्रकार के जीव जंतु विद्यमान होते हैं, सब पारिस्थितिक सिस्टम है उसके अंदर रहते हैं। जो हमारी फसलें हैं, जो हमारी पुरानी फसल थी, उसमें कीट ने अपने अंडे दिए, उसके बाद उनका लार्वा बना, पतंगा बना, फिर वो कुछ समय बाद जब उसको फसल नहीं मिलती है तो वो एक प्यूपा के रूप के अंदर, एक ककून के रूप में जमीन के अंदर जाके बैठ जाते हैं। और जैसे ही उनको उचित तापमान, उचित नमी, बरसात मिलती है, अपनी फसल मिलती है, तो वहाँ पे तुरंत वो जमीन से बाहर आके फसलों में नुकसान करना और उनको प्रभावित करना शुरू करते हैं। तो ये जो नौ तपा है, ये जो गर्मी का जो इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, अगर ये नहीं हो और तो उसमें इनका जो एक प्रजनन क्षमता है वो बनी रहेगी और आने वाले सीजन के अंदर, फसल के अंदर ये ज्यादा नुकसान कर पाएंगे। तो ये गर्मी है जो एक इन किसानों से, हमारा मतलब किसानों को इन कीड़ों से और इन जो बीमारी के जो अंश है उससे निजात दिलाने में बहुत सहयोग करेगा। तो सर, आपने जैसे बताया कि नौतपा की वजह से ये जीव जंतु खत्म हो जाएंगे जो जहरीले हैं, जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। और इसी परिस्थिति में अगर किसान अपनी बुआई भी कर ले और मानसून भी आने वाला है, तो पहली बरसात का उस पर फसल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कितना किसानों को लाभ मिलेगा? जी, बहुत अच्छी बात है। पहली गर्मी की जुताई करने से सबसे पहले तो क्या होगा कि जो फर्स्ट पहला पानी गिरेगा हमारे, वो कहीं बह के खेत से बह के दूसरे खेत से या दूसरे खेत से दूसरे गांव से होके आगे गांव में नहीं जाएगा, वो हमारे खेत में ही रहेगा। जुताई करने से जो आपकी केशिकाएं होती है, जो जमीन में जो पानी को वाष्पोत्सर्जन करती है, वो बिखर जाती है, टूट जाती है। तो जो जमीन की जो नमी होती है वो उड़ नहीं पाती है। और दूसरी, जो ऊपर से जो पानी गिरता है बरसात से, हमारे वर्षा का जल, वो आगे जा नहीं पाता, वो खेत के अंदर उसी समय पहली पानी जो होती है वो गिरते ही समा जाती है। तो ये हमारी फसलों के लिए बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी लाता है पहला पानी। तो इसलिए गहरी जुताई किसानों को बहुत लाभदायक रहती है। सर, अब आप अभी के विभाग द्वारा एक अभियान भी चलाया जा रहा है जिसमें किसानों को बीज के बारे में जानकारी दी जा रही है। तो मानसून आने वाला है, किसानों को किस तरह के बीज का उपयोग करना चाहिए और नकली जो बीज आते हैं उससे किस तरह से उनको बचाया जा सकता है? जी, वर्तमान में हमारे आयुक्त कृषि महोदय द्वारा पूरे राज्य के अंदर 15 मई से लेकर 30 जून तक गुण नियंत्रण सघन अभियान चलाया जा रहा है। इसमें राज्य के सभी जिलों में सभी आदान निरीक्षकों द्वारा, जो इंस्पेक्टर्स है उनके द्वारा, सभी निजी एवं सहकारी जो आदान विक्रेताओं के परिसर है उनका सघन निरीक्षण किया जा रहा है, जहां से किसान भाई अपने बीज, खाद, उर्वरक वगैरह क्रय करते हैं। तो ये हमारे को निर्देश है और सभी निरीक्षकों द्वारा वर्तमान में सभी जितने भी डीलर्स हैं, खाद बीज के व्यापारी हैं, उनका निरीक्षण किया जा रहा है। उनको रिकॉर्ड संधारण, बिल बुक संधारण, स्टॉक रजिस्टर संधारण करवाने के लिए पाबंद किया गया है। इसके अतिरिक्त उनके वहां से जो बीज है, खाद है या दवाइयां हैं जो किसान उपयोग लेगा अपनी फसलों के लिए, उनके। तो राजस्थान में भीषण गर्मी की वजह से बने पानी के संकट को लेकर के मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने क्या कहा है, जरा वो आपको सुना देते हैं। हर साल की तरह गर्मी के मौसम के अंदर पानी की दिक्कत आती है। किस तरह से राजस्थान की जनता को शुद्ध पेयजल पानी पीने का इस गर्मी के मौसम में मिले, और जिस तरह से इस वर्ष पिछले साल की अपेक्षा गर्मी भी ज़्यादा पड़ रही है। 2022 की अगर मैं तुलना करूं तो 2022 में जितनी बारिश हुई थी उससे 23% बारिश इस बार 2023 में हुई है। पिछले 2022 के अंदर अगर एवरेज टेम्परेचर राजस्थान का हम देखें, तापमान तो लगभग 43 डिग्री से ज़्यादा कभी बढ़ा नहीं, कभी 35 डिग्री से 43 डिग्री के बीच में रहा।
कहीं ना कहीं बीच के अंदर बारिश आ जाती थी, कहीं ना कहीं टेम्परेचर डाउन हो जाता। बाकी रेगुलर जिस तरह से आज पिछले 2018 के बाद में जिस तरह से इस बार टेम्परेचर रेगुलर बढ़ता जा रहा है, 2018 के बाद में जैसे 50 डिग्री के आसपास जो पूछने की जो स्थिति आ गई है, 45 से 50 डिग्री के बीच में टेम्परेचर अभी राजस्थान का चल रहा है। राजस्थान के अंदर पिछले 2022 के अंदर लगभग 300 बांध भरे हुए थे, इस बार लगभग 197 बांध ही भरे। अगर पानी की उपलब्धता देखें तो 35% पानी हमारा इस बार हमें कम था। सबसे बड़ी जो आज जो डिमांड हुई है, क्योंकि पिछले 5 सालों से हमने ERC पे हमने कोई काम नहीं किया। आज भूजल स्तर की जो स्थिति हुई है, जितना दोहन जो आज हो रहा है उसकी वजह से भूजल स्तर पिछले 2022 से हम तुलना करें तो आज हमारा भूजल स्तर भी काफ़ी उससे ज़्यादा नहीं तो भी 100 फीट से ज़्यादा नीचे चला गया। पानी का दोहन भी बढ़ा। 2022 के अंदर हमारे पास जो कनेक्शन थे लगभग 45 लाख अर्बन और हमारे ग्रामीण में कनेक्शन थे उपभोक्ताओं के लिए। आज हमारे पास लगभग 53 लाख कनेक्शन हो गए, तो लगभग 8 लाख से ज़्यादा कनेक्शन हम बढ़े हैं, तो उनकी डिमांड भी एक्स्ट्रा हमारे पास आई है। इसके लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री